हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है, पारितंत्र कहलाता है। क्लियर है? इसी को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आता है पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के प्रकार कितने हो सकते हैं? तो प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र, यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया पारितंत्र है उसको हम लोग प्राकृतिक कह देते हैं, और जो कृत्रिम है यानी कि मानव के हस्तक्षेप के द्वारा बनाया गया जो पारितंत्र है उसको हम लोग कृत्रिम पारितंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक। फिर आता है पारितंत्र जो होता है इसमें कुछ घटक होते हैं, ठीक है, जो उसको बनाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। जैसे कुछ होते हैं जैविक घटक और कुछ होते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक जिनमें जीवन होता होगा, ठीक है, अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता है। क्लियर है? क्या कहेंगे? जैविक घटक जिसमें जीवन होता है और अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है ना? इस तरह से कह सकते हैं। जैविक घटक जो होते हैं उसमें आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक कर्ता आते हैं। क्लियर है? उत्पादक क्या होते हैं? जो हरे पेड़ पौधों का क्या करते हो? निर्माण करते हो, या कह सकते हैं हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो खुद होते हैं उत्पादक, यानी क्या कह सकते हैं जो चीजों को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? सहायता करते हैं, वो आते हैं उत्पादक के अंतर्गत, यानी हरे पेड़ पौधे खुद क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो उत्पादक का क्या करते हो? उपभोग करते हो। ठीक है? क्या कहेंगे? वे उपभोक्ता वे होते हैं जो क्या करते हैं? उत्पादक का उपभोग करते हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन श्रेणियों में क्या होते हैं? विभक्त होते हैं। प्राथमिक में वे आते हैं जो सिर्फ हरे पेड़ पौधों को ही खाते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं पूर्णतया। द्वितीयक में वो आते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तृतीयक में वो आते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे और मांस दोनों का सेवन करते हैं। अपघटक कर्ता क्या होते हैं? जो मृत जीवों से अपना भोजन क्या करते हो? प्राप्त करते हो, वो कहलाते हैं अपघटक कर्ता। इसमें आपके जीवाणु वगैरह आ जाते हैं। फिर अजैविक घटक। अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें स्वयं तो जीवन नहीं है लेकिन जीवन जीने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। जैसे आपका भौतिक घटक इसमें होता है, फिर कार्बनिक घटक, फिर अकार्बनिक घटक। भौतिक घटक में आपका ताप है, जल है और वायु है। ठीक है? कार्बनिक घटक में क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। अकार्बनिक घटक में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इस तरह से जो चीजें हैं वो आ जाती है किसमें? आपकी अजैविक घटक के अंतर्गत। फिर आता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो कहेंगे क्या? पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित करना तथा फिर पादपों से विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में भोजन के साथ इस ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। मतलब जैसे कोई एक जीव को दूसरा जीव क्या करता हो? भक्षण करता हो या उसका खाद्य के रूप में प्रयोग करता है। दूसरा जीव उस जीव को खा जाता है, क्या? तीसरा जीव उस जीव को खा जाता है। इस तरह से एक चैन बनती चली जाती है। ठीक है? तो उस चैन को हम लोग फूड चैन कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्लियर? जब यही खाद्य श्रृंखलाएं दो या दो से अधिक मिलकर बनती है तो उसको बोल देते हैं हम लोग खाद्य जाल, यानी फूड वेब के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो जैसे यहाँ अगर खाद्य श्रृंखला देखो, जैसे घास को खाया कीट ने, कीट को खाया मेढक ने, मेढक को खा गया कौन? सर्प खा गया, है ना? तो ये क्या बन गई? खाद्य श्रृंखला बन गई। खाद्य जाल क्या होता है? दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह ही खाद्य जाल कहलाता है। अभी बताया मैंने कि जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन मिल जाएंगी, फूड चेन्स मिल जाएंगी तो बनेगा क्या? फूड वेब, यानी खाद्य जाल बन जाएगा। फिर आता है पारिस्थितिक पिरामिड। क्या होता है? पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना एक प्रकार की उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था है। इस आलेखी संरचना को ही पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ये कि त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है जो पारिस्थितिक दशाओं को या पारिस्थितिक जो वितरण होता है ऊर्जा का, उन सब चीजों को दर्शाती है। ठीक है? तो कहलाती क्या? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाती है। क्लियर है? फिर आ जाता है क्या? पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: जैव संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, जैव ऊर्जा पिरामिड। क्लियर है? तो देखिए यहाँ लिखा भी मैंने क्या? जैव संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, जैव ऊर्जा पिरामिड। तीन तरह के क्या होते हैं? ये पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। जो जीवों की ऊर्जा को दर्शाते हैं, जो जीवों की संख्या को दर्शाते हैं, जैव संख्या पिरामिड। जो जीवों के भार को दर्शाते हैं, जैव भार पिरामिड। जो जीव की ऊर्जा को दर्शाते हैं, वो जैव ऊर्जा पिरामिड। क्लियर है? हालांकि इसमें बढ़ते से घटते क्रम का एक त्रिभुजाकार आकृति भी दर्शाई जाती है, तभी उसका नाम क्या पड़ा था? पिरामिड पड़ा है। क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि में विभिन्न समुदायों का क्रमबद्ध स्थानांतरण पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। क्या कहेंगे?
किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि में विभिन्न समुदायों का क्रमबद्ध स्थानांतरण पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहलाता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है कि आपका जैव भू रासायनिक चक्र। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, चाहे पारिस्थितिक अनुक्रमण करिए या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण करिए, है ना, तो कहिए वो बात एक ही हो जाएगी। फिर आएगा जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें क्या रहेगा? पारितंत्र में पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु व दीर्घ तत्वों का अजैविक से जैविक व जैविक से पुनः अजैविक घटकों में प्रवाह होता है। इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाएगा क्या? पारितंत्र सेवाएं। ये क्या होती? पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को पारितंत्र सेवाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी जो प्रक्रिया हो जाती है उसके फलस्वरूप जो सेवाएं प्राप्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पारितंत्र सेवाएं कहते हैं। फिर आता है इसमें कुछ चक्र है, जैसे नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है, कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, जल चक्र है ना। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन चक्र हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम लोग यहाँ कह देंगे क्या? नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र। क्लियर? कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और जल चक्र। ठीक है, तो नाइट्रोजन चक्र क्या हो जाएगा? इसमें कहेंगे कि जब वह चक्र जिसमें प्रथम तथा अंतिम उत्पाद दोनों क्या होता हो आपका? नाइट्रोजन होता है, उसको हम लोग कहते थे क्या? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आपका कार्बन हो जाएगा कि वह चक्र जिसमें प्रथम तथा अंतिम उत्पाद क्या होता हो? कार्बन होता है, वो कार्बन चक्र कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपका ऑक्सीजन चक्र हो जाएगा। क्या कहेंगे? वह चक्र जिसमें प्रथम तथा अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता हो, ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। जल चक्र में वही आ जाएगा कि वह चक्र जिसमें प्रथम तथा अंतिम उत्पाद क्या होता हो? जल होता हो, जल चक्र कहलाता है। जल चक्र आपको बहुत कॉमन पता है। ठीक है, जैसे कि बारिश होती है, ठीक है, अब वो नीचे कहीं गड्ढे वगैरह में पानी भर गया या कहीं खुले स्थानों तालाबों वगैरह में पानी भर गया, फिर प्रकाश पड़ता है धूप सूर्य का, जिससे क्या होता है? वो एवपोरेट होता है, वाष्पित हो जाता है ना, वो उड़ करके क्या चला जाए, फिर से क्लाउड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, बादल बनते हैं उससे, फिर बादल क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, फिर वो पानी बरसता है, ऐसे क्या होता है? चक्र बनता चला जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। फिर आता है 10% नियम। ये क्या है? तो ये लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1942 में दिया था। क्या दिया था? लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1942 में 10% नियम दिया था। होता क्या 10% नियम? तो इसमें इन्होंने, लिंडमैन ने क्या बताया था कि जैसे कोई जीव किसी जीव का भक्षण करके ऊर्जा को लेता है तो सिर्फ उस पूरी ऊर्जा का 10% ही ले पाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, बकरी है, उसने हरे पेड़ पौधों को खाया। ठीक, तो जब हरे पेड़ पौधों को बकरी खाएगी तो वो सिर्फ उस पूरे, मान ली वहाँ हरे पेड़ पौधों में 100% ऊर्जा है और उसमें से उसने जब खाया तो उसको सिर्फ 10 ही % ऊर्जा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10% ऊर्जा मिलेगी। क्लियर? तो ये नियम लिंडमैन ने बताया था। क्लियर है? कब बताया था? तो 1942 में बताया था। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी जीव का ही भक्षण कर लिया, ठीक, तो उसको भी उसका मिलेगा कितना? यानी उस बकरी का मान लीजिए भक्षण किया या बकरे का किया, किसी भी जीव का किया, तो उससे क्या हो जाता है कि वो उसका 10% पाएगा। ठीक है, ऊर्जा, यानी 90% ऊर्जा उसको नहीं मिलेगी, सिर्फ 10% ही क्या हो जाएगी? ऊर्जा उसको मिलेगी। तो ये नियम जो बताया गया था किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा बताया गया था। फिर आता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है? अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहेंगे? अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रीकरण कहलाता है। फिर आता है विनाइट्रीकरण। वी वर्ड यहाँ कहीं लग जाए किसी प्रोसेस के पहले तो उसका मतलब होता है कि वो चीज हट रही है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन युक्त यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है। मतलब यहाँ से नाइट्रोजन अलग हो रही है, हट रही है। क्लियर? तो क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्लियर है? तो इसको भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था पारिस्थितिक अनुक्रमण, तो पारिस्थितिक अनुक्रमण मैंने बोल दिया था कि चाहे पारिस्थितिक अनुक्रमण कहिए या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहिए, तो दोनों एक ही चीज है। तो अगर हमने यहाँ पारिस्थितिक लिखा है तो यहाँ भी हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं क्या? कि पारिस्थितिक अनुक्रमण कह सकते हैं। क्लियर है? तो यह हटा दीजिएगा चाहिएगा तो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक अनुक्रमण। क्लियर? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। तो आज मैंने आपको पारितंत्र बताया, पारितंत्र के प्रकार बताए। 2 प्रकार के होते हैं पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। फिर इसके घटक बताए आपको, खाद्य श्रृंखला बताया, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के हैं, ये भी बताया मैंने आपको, जैव संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, जैव ऊर्जा पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्र, पारितंत्र सेवाएं, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, 10% नियम बताया। ठीक है, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। क्लियर है? तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा टॉपिक पारितंत्र लेकर आए थे।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।